नमस्कार बच्चों मार्ग स्वागत। बच्चों आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाना पहचाना नाम है, एक तरीका से हम उसे बिजली भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कितने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी आएगी? क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? क्या है ये बिजली? इलेक्ट्रिसिटी को क्यों इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पैदा होते हैं और आप कहते भी रहते हैं लाइफ में अपनी, लेकिन कभी आपने इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ जानने की कोशिश नहीं की। तो सुनना बहुत ज़्यादा ध्यान से, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है इसका कुछ अर्थ ही स्पेशल है। ध्यान से सुनना जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में जो देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी जो है कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्र माने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिटी यानी इलेक्ट्रॉनों की सिटी, इलेक्ट्रॉन्स की सिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी जहां इलेक्ट्रॉन का ही जलवा हो, इलेक्ट्रॉन का ही माहौल हो, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं, जरा ध्यान से देखना। देखिए जितने भी एटम होते हैं उनमें तीन उनके मूल कण होते हैं। कौन कौन से? कोई भी अगर हम एटम की बात करें तो उसके तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। अब जो ये क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनों का शहर है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। क्या प्रोटॉन नहीं साथ देते हैं? क्या इसे प्रोटोनसिटी नहीं कहा जा सकता? भाई प्रोटॉन भी तो चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चलो हम कहा तो उस पर नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन भी तो एक चार्ज है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो भाई प्रोटोसिटी होना चाहिए, प्रोटॉन सिटी होना चाहिए, प्रोटॉनों का शहर होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन का ही ज्यादा माहौल है? क्या वजह है इसकी? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है बच्चों? चलो हम कहते न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रल होता है, उसका कोई रोल नहीं, लेकिन प्रोटोनसिटी तो होना चाहिए। क्यों इलेक्ट्रिसिटी इसे नाम दिया गया? प्रोटोसिटी होना चाहिए। सुना जरा ध्यान से बच्चों, इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी को बहुत ध्यान से समझना। बच्चों देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी एटम की बात करूं तो जो एटम में जो प्रोटॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस नाभिक के अंदर उपस्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहरी ऑर्बिटल्स में घूमता है, परिक्रमण करता है। बच्चों जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक तरीका से देखा जाए कौन कौन उपस्थित होता है? इसमें प्रोटॉन होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इसी में बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसपे जीरो चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ परिक्रमण करता है, राउंड लगाता है। अब जो क्वेश्चन यहां पर यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का, चलो हमने आपको ये बता दिया इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन की सिटी है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, लेकिन इसका एक्चुअली में अर्थ क्या है? फिर बताऊंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही क्यों मेंशन किए गए, इलेक्ट्रॉन को ही ज्यादा क्यों वरीयता दी गई, रीजन क्या है बच्चों? देखिए एक्चुअली में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब बच्चों फिर यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि चार्ज का प्रवाह करने में या फ्लो करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही रोल रहता है? क्या प्रोटॉन का कोई रोल नहीं रहता है? ऐसा क्यों? बच्चों सुनना जरा ध्यान से। चार्ज का प्रवाह करने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही रोल रहता है, जबकि प्रोटॉन का कोई रोल नहीं रहता। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। देखिए प्रोटॉन जो होते हैं बच्चों इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में अच्छी तरीका से शिफ्ट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें, जो कि एक बाइंडिंग एनर्जी यानी न्यूक्लियस एनर्जी हम कह सकते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इसमें बंधे रहते हैं दृढ़ता पूर्वक। जबकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस नाभिक के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में राउंड लगाते रहते हैं। एक तरीका से हम इसे कह लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोशन में बने रहते हैं, यानी मोशन मूव करते रहते हैं इसके चारों तरफ। तो फ्लो को हम कह सकते हैं फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्ज यानी मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इलेक्ट्रॉन की गति करना। तो ये जो फ्लो यानी प्रवाह या मोशन दोनों एक ही जैसे, मतलब इनका दोनों का अगर मीनिंग देखा जाए लमसम एक ही निकल रहा है। तो जो मोशन करते हैं वही चार्ज का प्रवाह करेंगे, चार्ज का फ्लो कराएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीका से लोडर, चार्ज का फ्लो यानी चार्ज को उठा के ले जाना, गए उठा के फटाक से दूसरी जगह एकदम इस टाइप से। तो कौन जो घूमता है वही तो करेगा, जो चैन से बैठा है वो थोड़ी करेगा। भाई घूम कौन रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो चार्ज कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ना। तो इसीलिए बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रोल रहता है, ना कि प्रोटॉन का। तो इसीलिए बच्चों इसे नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि भाई जलवा मेहनत तो इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, राउंड तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लगाता है, पॉजिटिव तो आराम से जलवा मार रहा है। तो बच्चों इसीलिए इसे नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी। और फिर नाम तो इसका भी होना चाहिए, है ना, इसी का नाम होना भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही रोल रहता है। तो आज से बच्चों आप क्लियर हो गया ये डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों का शहर। इलेक्ट्रॉन ही क्यों इसमें मेंशन किए गए, क्योंकि किसी भी एटम के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में नाभिक के चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, परिक्रमण करते हैं, और एक तरीका से इलेक्ट्रॉन मोशन में रहते हैं। तो मोशन यानी फ्लो एक ही सब, मतलब इनका अर्थ लमसम एक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, जो मोशन करेंगे वही चार्ज का फ्लो करेंगे, है नहीं। तो इस वजह से बच्चों का नाम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगला पॉइंट ये है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेश। बच्चों कहानी को हम कुछ दूसरे टाइप से आपको बता रहा हूं। देखिए आपने एक मैटर यानी पदार्थ, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, सॉलिड एंड द्रव। एक तरीका से बच्चों देखा जाए ठोस यानी इसमें क्या होता है, मास। मास क्या है, मास किन्हीं दो वस्तुओं का मास होता है, जिसमें वजन ज्यादा हो जिसमें वजन कम हो उसे मास कहते हैं। वजन की मापतौल करना मास है ना, किस वस्तु में ज्यादा वजन है, किस वस्तु में कम वजन है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका द्रव्यमान कम है, यही तो मास है। बात करूंगा द्रव यानी लिक्विड, वे पदार्थ जो आयतन स्थान घेरते हैं, वॉल्यूम, द्रव वॉल्यूम, है नहीं। जो पदार्थ जो लिक्विड पदार्थ आयतन स्थान घेरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। उसी तरह से बच्चों एक चार्ज भी एक क्वांटिटी होती है, चार्ज भी एक राशि है। इसका मतलब होता है चार्ज क्या है, दो पदार्थों के मध्य एक ऐसा गुण, किन्हीं दो पदार्थों के मध्य एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वजह से भी एक दूसरे पदार्थ को, एक मतलब अदर पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो अपनी ओर किसी दूसरे पदार्थ को अट्रैक्ट करना या उसे रिपल करना, अपने से दूर रिपल करना, तो ये सब क्या है, चार्ज की तो देना है। चार्ज ही तो ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों क्या नाम दिया गया है, चार्ज। क्या कहते हैं हम ऐसे, चार्ज उसे कहते हैं। यानी चार्ज पदार्थों का एक ऐसा गुण होता है, दो से अधिक पदार्थों का, जिसकी वजह से वो किसी भी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसे रिपल करते हैं। तो उसे हम चार्ज कह सकते हैं बच्चों, चार्ज कहते हैं, इसे आवेश कहते हैं। और इसे थोड़ा मिटा दें। अब बच्चों आता है चार्ज का सिंबल क्या है, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसका बच्चों जो सिंबल है यानी प्रतीक, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ऐसा ही यूनिट बच्चों
कूलाम। कूलाम्स बच्चों, इससे शॉर्ट हम सी कहते हैं। अब जो चार्ज, आखिरकार चार्ज की उत्पत्ति कैसे? अब बच्चों आपको बताते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी को जाना किसने, यानी कौन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चार्ज की प्रॉपर्टी को जाना कि चार्ज क्या है, कैसे पता लगाया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सन 1752 में, बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1752 में, ये बच्चों क्या कर रहे थे, 1752 की बात है, लमसम 350 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो चुका है। 1752 की बात है कि एक बार एक पतंग उड़ा रहे थे बच्चों। क्या उड़ा रहे थे? ये पतंग उड़ा रहे थे इस टाइप से। और जो उस टाइम जो मौसम था वो बहुत का नाम वैसा था, बरसात का मौसम था और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी आसमान में। आंधी तूफान था बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, इन्होंने इस पतंग में एक लोहे की चाबी, एक मेटल की चाबी को इस टाइप से लगा दिया। जैसे ही पतंग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर गई तो एकदम चाबी सड़क के नीचे आ गई, इनके हाथों में टच हो गई, इन्हें एकदम जोर से झटका लगा। इन्होंने सोचने लगे ये झटका क्यों लगा, भाई झटका लगने का क्या कारण है। तो बच्चों आपको बता दें, ऊपर बिजली कड़की और मेटल की, मतलब एक तरीका से देखा जाए ये चाबी है, और मेटल होने की वजह से ये चार्ज हो गई, इस पे चार्जिंग आ गई है ना। तो जैसे इन्हें इसे झटका लगा इस चार्जिंग की वजह से, तो इन्होंने उसी टाइम चार्ज के बारे में कुछ बताया लोगों को, दुनिया वालों को चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या है और कितने टाइप का होता है, ये सब इन्होंने उस टाइम बता दिया। इसके बाद बच्चों एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन, और बच्चों इनके जस्ट बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने सन 1817 में, नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। सन 1870 में इन्होंने डीसी की खोज की। किसकी? डीसीसी की। डीसी डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जो एसी से बहुत खतरनाक करंट होता है बच्चों। याद रखना बच्चों, जो डीसी करंट होता है एसी से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बताऊंगा अभी क्यों। इन्होंने क्या किया, डीसी की खोज की, और उस टाइम इन्होंने डीसी जो करंट था लगभग 49 कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी बेचा इसे डीसी करंट को। ये पहले एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 49 ग्राहक थे, कस्टमर थे। तो डीसी करंट को थॉमस अल्वा एडिसन ने 1870 में इसकी खोज की। स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे अगर आप मार्केट में गए और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, आप सोचते हैं कि एक केला खा लूं, दो खा लूं, दो नहीं यार 3 केला खा लूं, अरे 3 में तो ज़्यादा ऑफर जाएंगे तो 3 से थोड़े कम खाऊं, यानी 2.5 केला खा लूं या 3.25 केला खा लूं। मेरे बच्चों एक बात बताइए, क्या आपको दुकानदार वो 2.5 केला दे देगा या 3.25 केला आपको देगा? बताओ। आप किसी दुकान पे गए, समझ लो अंडे खरीदने आमलेट बनाने के लिए, आप सोच रहे कि का नाम 2.5 अंडे का आमलेट सफिशिएंट रहेगा और अच्छी तरीके से खाऊंगा। क्या 2.5 अंडे कोई दुकानदार आपको देगा? नहीं देगा ना। ऐसे ही कुछ कहानी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के का नाम अंदर है, तो सुनना जरा ध्यान से। अगर एक ये कोई बॉडी है और कोई एक ये बॉडी है, ठीक। अगर हम बच्चों आपको बता दें 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, यानी आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
सुनना जरा ध्यान से, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या आखिरकार बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आपका आंसर रहेगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, यानी आपका आंसर होगा 3.2 × 10⁻⁻19। बोलो, मैं अगर कहूँ 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आप कहेंगे इस मतलब 16 1.6 की मल्टीप्लाई करें 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं कहूँ 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आप कहेंगे 16 चौके 64। बच्चों एक बताइए, क्या 7.0 या 7.2 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज पॉसिबल है? बताओ, क्या ये चार्ज हो सकता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 7.2 × 10⁻⁻19 कूलम कितने इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होगा, क्या इसका आप आंसर दे सकते हो? भाई या तो 4 के बाद जस्ट 5 आएगा, 16 × 5 = 80, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन 7.2 × 10⁻⁻19 कूलम कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचिए, किताबों में तो कहीं कहीं आप कहते हैं लिखा होता है 5 × 10⁻⁻19 कूलम। मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उससे मत टेंशन लीजिएगा। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए बच्चों, ये गलत है। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इस चार्ज को लिया जा सकता है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए 5 × 10⁻⁻19 कोई चार्ज पास नहीं है। ठीक, इतना चार्ज किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल या एक पूर्ण इंटीजर के रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये चार्ज पॉसिबल है 8.0 या 8। तो इसीलिए बच्चों कंटिन्यू अगर मैं कहूं n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो आपका आंसर रहेगा, कंटिन्यू संख्या बढ़ रही है ना, n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज रहेगा। तो इसीलिए बच्चों इस चार्ज को हम नाम देंगे Q = Ne। तो इसीलिए बच्चों फॉर्मूला बन के आता है Q = Ne, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब बच्चों अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी से हमें, इस बॉडी A है, ये कोई B है, इससे हमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा पूरा है नहीं। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, जब यहाँ से बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो इस पे +5e और इस पे -5e, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कभी 3.5, 4.5, 4.25 ऐसा कुछ नहीं। तो बच्चों इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, समझ गए होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। यानी किसी भी वस्तु को अगर किसी वस्तु से किसी दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाना है, तो एक पूर्ण इंटीजर के रूप में, एक पूर्ण संख्या के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण मल्टीपल के रूप में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाया जाएगा। 3.5, 4.25, पौने कुछ नहीं चलेगा, बस यही है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि वोल्टेज क्या है। अब बच्चों हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव को बताने से पहले हमें ये समझना होगा कि वैद्युत विभव का हमारी लाइफ में डिमांड कितनी है, इसकी क्या जरूरत है। तो इसकी कहानी को समझो जरा ध्यान से बच्चों। देखिए, इस कहानी को बताने से पहले, इस चीज़ को बताने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जरूरी है। मतलब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 टैंक ले रहे हैं। एक ये टैंक है समझो, और एक ये दूसरा टैंक है। ठीक बच्चों, इसमें पानी का तल यहां तक है और इसमें पानी का तल यहां तक है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों टैंक को एक नली से जोड़ दें इस टाइप से, तो आप ये कहेंगे कि बच्चों जो पानी का प्रवाह है वो जिस टैंक में पानी का उच्च तल है और जिस टैंक में पानी का निम्न तल है,
उधर की ओर प्रवाहित होने लगेगा। ये कब तक बच्चों कब तक पानी प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों टैंकों में पानी का तल समान ना हो जाए। बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या पानी के प्रवाह की जो दिशा है, जल के प्रवाह की जो दिशा है, क्या पानी की यानी जल की मात्रा पर डिपेंड करती है? आपका आंसर होगा नहीं। बच्चों जल के प्रवाह की जो दिशा है वो तल पर डिपेंड करती है। किस पर? बर्तन के तल पर। किस बर्तन का तल कैसा है, किसका तल डाउन है, किसका तल ऊपर है, इस पर डिपेंड करती है, ना कि जल की मात्रा पर। पहला एग्जांपल। दूसरा बच्चों को सुनाता हूं, उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक हमने ये वस्तु ली और ये कोई दूसरी वस्तु है, वस्तु ए, वस्तु बी। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका हम T2 टेम्परेचर मान लें, इसका T1 मान लें, और T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 टेम्परेचर कम है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ ऊष्मा प्रवाह की जो डायरेक्शन है बच्चों वो किधर होगी? हाई टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर, है ना? ए वस्तु का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी वस्तु का टेम्परेचर कम है, यानी ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा है बच्चों होगी वो ए से बी की ओर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ऊष्मा प्रवाह की दिशा वस्तु के आकार पर डिपेंड करती है? आपका आंसर होगा नहीं। बच्चों ऊष्मा प्रवाह की दिशा वस्तु के आकार पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर यानी ताप पर। किस वस्तु का टेम्परेचर कम है और किस वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है? जिस वस्तु का टेम्परेचर कम है ऊष्मा प्रवाह उस वस्तु की ओर होगा। बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ये बच्चों होता है। कहानी जरा ध्यान से समझना। यहां पर हम कोई दो समझो वस्तुएं ले रहे हैं, ठीक। इसका बच्चों उच्च विभव है, इसका जो बच्चों विभव है वो उच्च है, और इसका बच्चों विभव है वो निम्न है। सुनना जरा ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऊष्मा का प्रवाह वैद्युत धन आवेश का प्रवाह किधर होगा, तो आप कहेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी धन आवेश का जो प्रवाह है बच्चों वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और ये कब तक होगा बच्चों? जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव यानी वोल्टेज समान न हो जाएं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब क्या धन आवेश के प्रवाह की दिशा इनके वस्तुओं के आकार पर डिपेंड करती है? अब इसी तरीके से बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। हमने यहाँ पर दो वस्तुएं समझो ले ली, इसका उच्च विभव है और ये धन आवेश प्रवाहित होता है, और ये निम्न विभव है, ठीक है। यानी उच्च विभव और निम्न विभव, यानी धन आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। और बच्चों कब तक ऐसा होगा? धन आवेश का प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाएं, तब तक होता रहेगा ऐसा। अब ये क्वेश्चन मेरा बनता है, क्या आवेश का प्रवाह किस पे डिपेंड करता है? क्या आवेश का प्रवाह चालकों पर आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है? तो बच्चों आंसर होगा नहीं। आवेश का प्रवाह चालकों पर आवेश की मात्रा पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ विभव पर। किस चालक का विभव अधिक है, किस चालक का विभव कम है। अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश प्रवाह होगा। इससे बच्चों एक चीज क्लियर होती है, क्या बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लियर होता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो विभव है
वो आवेश प्रवाह की डायरेक्शन को क्लियर करता है। बिल्कुल करेक्ट बच्चों। जो वोल्टेज होता है, विभव होता है, वो आवेश प्रवाह की दिशा को कंसीडर करता है। यानी ये वोल्टेज यानी विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताता है कि आवेश प्रवाह किधर होगा। तो विभव हमारी लाइफ में जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बच्चों विभव क्या बताता है? विभव आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, आवेश प्रवाह की दिशा को कंसीडर करता है। बच्चों सोचते होंगे क्या उच्च विभव से धन विभव की निम्न विभव की ओर ही मतलब आवेश प्रवाहित होता है? बच्चों ऐसा नहीं। अगर निगेटिव चार्ज फ्लो होगा, ऋणात्मक आवेश मतलब प्रवाहित होगा, तो हमेशा वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। बच्चों कैसे? अगर बच्चों ये कोई वस्तु है, चालक है समझो, और इसका निम्न विभव है और ये उसका उच्च विभव है, और अब की प्रवाहित हो रहा है बच्चों ऋणावेश। अगर बच्चों ऋणावेश प्रवाहित होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा, और धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो बच्चों ये क्लियर होता है कि जो आवेश प्रवाह की दिशा है वो वोल्टेज पर यानी विभव पर निर्भर करती है, और इससे कंसीडर होता है, इससे क्लियर होता है कि वोल्टेज आवेश प्रवाह की दिशा को कंसीडर करता है, यानी वोल्टेज आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बिना बताना संभव है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंफर्म किया जा सकता है बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताए? कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना, क्या बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंसीडर किया जा सकता है? बच्चों आपको बता दें, और आप भी हमें आंसर देना हाँ या ना। मेरा हिसाब से मैं जो बच्चों कहता हूं कि जब तक हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं होगा, जब तक हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं होगा, तब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंफर्म नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं बता सकते। समझे कि नहीं बच्चों? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों अगला लेक्चर हमारा यही होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्लियर किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।